गुड मॉर्निंग बच्चों, वागीश्वरी कॉमर्स क्लासेस एवं दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंश पूंजी के प्रकार, यानी कि कंपनी के जो अंश होते हैं वो अंश के कितने प्रकार या कितने भाग हो सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अंशों के दो प्रकार होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। आज हम देखेंगे कि ये जो अंश पूंजी के समता और ये पूर्वाधिकार जो प्रकार है, कंपनी इसको किस प्रकार से मैनेज करती है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कंपनी की जो सबसे पहली पूंजी होती है वो होती है अधिकृत पूंजी, यानी कि अथॉराइज्ड कैपिटल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अपनी जितनी पूंजी शो करती है वो उसकी टोटल कैपिटल होती है, उससे वो अपने बिजनेस का संचालन कर सकती है। तो वही पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी, यानी कि अथॉराइज्ड कैपिटल। इस पूंजी को कंपनी को अपने शेयरों में यानी कि अंशों में बांटना होता है। अब कंपनी इस पूंजी को इक्विटी शेयर में भी बांट सकती है, प्रेफरेंस शेयर, या चाहे तो दोनों के अंदर भी बांट सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझाता हूं। मान लीजिए कंपनी की टोटल अथॉराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो वो उस 10 लाख रुपए को अपनी अथॉराइज्ड कैपिटल को किस प्रकार बांट सकता है। तो देखिए 50,000 इक्विटी शेयर, यानी कि उसने क्या कर दिया, 50,000 तो इक्विटी शेयर बना दिए। ये इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का है, यानी 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर, और ऐसे 50,000 इक्विटी शेयर, तो टोटल इक्विटी शेयर हो गए अपने 5 लाख रुपए के, ठीक है। अब ऐसे ही कंपनी ने क्या किया, 50,000 प्रेफरेंस शेयर बना दिए, वो भी 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर, तो इसकी भी टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर और 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर, और इन दोनों की टोटल हो गई अपनी अथॉराइज्ड कैपिटल। तो इस तरह एक कंपनी अपनी अथॉराइज्ड कैपिटल को इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर बांट सकती है। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, जो है निर्गमित पूंजी, यानी कि इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो सदस्यों अथवा जनता को निर्गमित किया गया हो। देखिए नाम क्या है, निर्गमित। निर्गमित का मतलब क्या होता है, निकालना या देना। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो ये अथॉराइज्ड कैपिटल है, हम इसको क्या करेंगे, कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, कंपनी को जैसे जैसे वित्त की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, इस अथॉराइज्ड कैपिटल में से जितना हिस्सा उसको चाहिए पैसे का, उतना वो शेयर्स निकाल करके जनता को या सदस्यों को देने का प्रस्ताव रखेगी। तो जितने अंश वो जनता या सदस्यों को देना चाहती है वही क्या कहलाते हैं, अपने इशूड कैपिटल कहलाते हैं। कैसे, आइए इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास भी 50,000 इक्विटी शेयर है और 50,000 प्रेफरेंस शेयर है। कंपनी को 2.5 लाख रुपए की अभी आवश्यकता है, यानी कि कंपनी को 2.5 लाख रुपए के वित्त की व्यवस्था करनी है। तो कंपनी क्या कर रही है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर जनता या सदस्यों को देने के लिए प्रस्तावित किए, 15,000 प्रेफरेंस शेयर ये भी जनता या सदस्यों को देने के लिए प्रस्तावित किए। तो इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, दोनों शेयर जो है वो 10-10 रुपए के हैं। तो 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से पूंजी बनती है 1 लाख रुपए, 15,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से पूंजी बनती है 1.5 लाख रुपए, और इन दोनों की टोटल हो जाती है 2.5 लाख रुपए। तो कंपनी ने ये 2.5 लाख रुपए के शेयर जनता या सदस्यों को निर्गमित किए कि भाई आओ आप इन अंशों को खरीदो और हमें पैसा दो। तो इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। अब हम चलते हैं आगे। 3 नंबर पॉइंट है अपना प्रार्थित पूंजी, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो निर्गमित पूंजी है, ये कंपनी ने सदस्यों और जनता के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम आपको शेयर देना चाहते हैं। तो जो जो
लेने के इच्छुक हैं वो कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और जो शेयरों को खरीदेंगे, तो जैसे ही वो शेयर को खरीदेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सब्सक्राइबर। क्या बन जाएंगे, सब्सक्राइबर, यानी कि खरीदने वाला या लेने वाला। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि जनता, कंपनी ने जो इशू किए, जनता या सदस्यों ने उसमें से अंशों को ग्रहण कर लिया या ले लिया। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए। हो सकता है जनता या सदस्य पूरे के पूरे ही ले ले, ज्यादा मांग ले, हो सकता है कम भी मांग ले। तो मैंने एक एग्जांपल बनाया, आप देखना। कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, जनता ने 10,000 इक्विटी शेयर पूरे के पूरे ले लिए कि भी हाँ आप ये हमें दे दो। कंपनी ने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए, लेकिन जनता ने या सदस्यों ने क्या किया, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ही लिए या सब्सक्राइब किए। तो कंपनी ने इशू तो किए थे 2.5 लाख के शेयर, लेकिन जनता ने सब्सक्राइब कितने के किए, 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए के शेयर को लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको मैं समझा देता हूँ कि ये जो 10 रुपए का जो अंश होता है, ये 10 रुपए कंपनी को किस प्रकार मिल सकते हैं। यानी कि 10 रुपए का जो अंश है, क्या कंपनी को पूरे के पूरे 10 रुपए एक साथ ही प्राप्त हो जाएंगे या अलग अलग टुकड़ों या किस्तों में प्राप्त होंगे। तो इसके दोनों ही प्रावधान हो सकते हैं। कंपनी को चाहे तो 10 रुपए पूरे एक साथ ही मिल सकते हैं, या कंपनी अगर चाहे तो इसके टुकड़े कर सकती है। अगर कंपनी इसकी किस्तें करती है तो इसकी कम से कम कितनी किस्तें हो सकती है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए 10 रुपए का एक अंश है, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले 3 रुपए, यानी कि जिन लोगों को शेयर खरीदना है वो 3 रुपए जमा कराए और शेयर के लिए आवेदन कर दे। आवेदन का मतलब समझते हैं, आवेदन मतलब हमें जब कोई चीज चाहिए तो हम बोलते हैं ये चीज आप मुझे दो, तो इसके लिए एप्लीकेशन देना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरी किस्त आती है। सबसे पहले जनता आवेदन करती है, तब कंपनी को आवेदन के रुपए मिल जाते हैं और जनता का प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जिन लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उनको वो वापस अंश देने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। तो उसको अपन बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है अंशों का बंटन, यानी कि अंशों को बांटना या जिन्होंने आवेदन किया था उनको अंश जारी करना या देना। उसके बाद जो आती है बात कि तीसरी किस्त की। अब यहाँ पर चाहे तो कंपनी केवल 3rd किस्त ही रख सकती है, या चाहे तो उसके आगे 2 किस्तें और ले सकती है, जिनका नाम आता है कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। यानी कि मान लो 10 रुपए का अंश है, 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 6 रुपए तो आ गए। अब पीछे बचे 4 रुपए। कंपनी चाहे तो 4 रुपए एक साथ ही मांग सकती है फर्स्ट कॉल पर, और अगर कंपनी चाहे तो इस 4 रुपए के 2 टुकड़े कर सकती है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए सेकंड कॉल पर। तो इस प्रकार कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपए चाहे तो एक साथ भी मंगवा सकती है और चाहे तो इन 10 रुपए के अलग अलग टुकड़े करके किस्तों में भी पैसा मंगवा सकती है। तो अब इसको अपन थोड़ा आगे और समझते हैं। 4 नंबर आता है मांगी गई पूंजी, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पे अंश निर्गमित हुए थे, यहाँ पे लोगों ने अंशों को खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो अब इस पॉइंट पर क्या होता है मांगी गई पूंजी के अंदर, कि जिन लोगों ने अंश खरीदा है कंपनी अब उनसे क्या करेगी, बाकी के पैसे मांगेगी। जैसे मान लो आवेदन पे 3 रुपए दे दिए, तो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट के 3 रुपए लेके आओ, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए लेके आओ, सेकंड कॉल के 2 रुपए लेके आओ। तो ऐसे कंपनी जैसे जैसे पैसे मांगती जाएगी तो वो क्या कहलाती जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। अगर मान लो कंपनी पूरे पूरे पैसे एक साथ मंगवा लेती है, पूरे पैसे एक साथ मंगवा लेती है, तो उसको अपन एक नाम दे देते हैं फुली पेड अप। अगर कंपनी पूरे पैसे एक साथ मंगवा लेती है तो उसको नाम क्या दिया जाता है,
फुली पेड अप। और अगर किस्तों में मंगवाती है तो ये 4 नाम दिए हुए होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि धीरे धीरे समय आने पर वो मांगती जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रदत्त पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। देखो एक होता है पेड अप और एक होता है फुली पेड अप, दोनों सिमिलर है लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया, पूरे पैसे मांग लिए, और पेड अप का मतलब क्या होता है, अभी पूरे नहीं मांगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन के ले लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट के ले लिए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के ले लिए, तो अपने कुल कितने रुपए कंपनी ले लिए, 3 + 3 + 2 बराबर 8, यानी कि 10 रुपए का अंश होता है, जिसमें से कंपनी ने अभी तक 3 3 2 3 3 6 और 2 8 रुपए कंपनी ने अभी तक ले लिए, तो ये 8 रुपए हो गए पेड अप कैपिटल। ठीक है ना, यानी कि इस 8 रुपए को बोला जाएगा पेड अप कैपिटल, यानी कि अभी तक 10 रुपए के अंश में से जो पैसा चुका दिया गया है उसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बकाया मांग। बकाया मांग अर्थात कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर जारी किया, ठीक है, कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर जारी किया। इसके रुपए कैसे मांगे, किस्तों में मांगे, 3 3 2 2 ऐसे करके किस्तों में रुपए मांगे गए। तो एक व्यक्ति था राम, ठीक है ना। तो राम ने क्या किया, 3 रुपए तो चुका दिया पहली किस्त, 2 रुपए भी चुका दिया दूसरी किस्त। अब जब बारी आई तीसरी किस्त की, तो राम इस तीसरी किस्त का पैसा नहीं चुका पाया। क्या किया राम ने, इस तीसरी किस्त का पैसा नहीं चुकाया, तो ये क्या हो गई, ये हो गई बकाया मांग, यानी कंपनी राम से तीसरी किस्त के पैसे मांगेगी, इसको बोलते हैं बकाया। भाई जो पैसा देने के लिए बाकी होता है वही तो बकाया कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपनी के लिए बकाया मांग अर्थात कॉल्स इन एरियर। दूसरी भाषा में जो अंशधारक अपनी अंश की किस्त का पैसा नहीं चुका पाता उसी को हम बोलते हैं बकाया मांग। कंपनी अगर चाहे तो इस बकाया मांग पर 10% वार्षिक, कंपनी अगर चाहे तो इस बकाया मांग पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज को वसूल सकती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है अग्रिम मांग। अगला जो पॉइंट है वो अपना है अग्रिम मांग। कॉल्स इन एडवांस। देखिए यहाँ पे बकाया मांग यानी कि पैसा चुकाया नहीं, अभी बाकी है देना, और यहाँ पर है अग्रिम मांग। कहने का मतलब क्या हो गया, कंपनी ने अभी पैसा मांगा ही नहीं लेकिन आपने पहले ही पैसा चुका दिया एडवांस में, तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। सेम एग्जांपल कैसे, ये वाला देखिए, 3 3 2 2, कंपनी ने ये मांग लिया आपने दे दिया, कंपनी ने ये भी मांग लिया आपने दे दिया। अब कंपनी ने ये 2 रुपए नहीं मांगे, कंपनी ने ये 2 रुपए नहीं मांगे, फिर भी आपने क्या कर दिया, इसको अग्रिम, क्या कर दिया आपने, इसको अग्रिम चुका दिया, तो ये अग्रिम चुकाना क्या हो गया, अग्रिम मांग यानी कि कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब अगर कंपनी बकाया मांग पर यानी जितने पैसे बाकी रहते हैं उस पर ब्याज वसूल करती है, तो अगर कंपनी को एडवांस पैसा मिलेगा और कंपनी वो एडवांस पैसा ले लेती है
तो कंपनी को इस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। अब जब कंपनी बकाया मांग पर 10% से ब्याज वसूल करती है तो अग्रिम मांग पर कितने परसेंट से ब्याज देगी? तो वो दर है 12% वार्षिक। वापस समझाता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। बकाया मांग क्या होती है? अगर कोई अंशधारक किसी अंश का पैसा नहीं चुका पाता है तो वो बकाया मांग कहलाती है। कंपनी उस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज ले सकती है। अग्रिम मांग क्या होती है? किसी व्यक्ति ने अंशों का पैसा बिना मांगे ही एडवांस में चुका दिया, पहले ही दे दिया, तो वो कहलाती है अग्रिम मांग। कंपनी इस अग्रिम मांग पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज दे सकती है। अब अपना एक छोटा और लास्ट पॉइंट है, संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था होती है और फिर भी कंपनी को लोगों से अंशों के पैसे प्राप्त करना बाकी पड़े होते हैं। अर्थात एक एग्जांपल से समझिए, 3, 3, 2, 2। कंपनी ने 3 रुपए ले लिए, ये भी 3 रुपए ले लिए, ये भी 2 रुपए ले लिए। कंपनी ने ये तो प्राप्त कर लिए लेकिन ये भी प्राप्त नहीं किए 2 रुपए। अभी कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था है, उसको ये 2 रुपए लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, इन 2 रुपयों को रिजर्व कैपिटल के रूप में रख सकती है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, जब कंपनी का समापन होगा तभी कंपनी इन अंशधारकों से रिजर्व कैपिटल के ये 2 रुपए मंगवाएगी। कंपनी को इसको फायदा क्या हुआ? कंपनी को इससे ये फायदा होता है कि जब कंपनी समाप्त होती है या कंपनी का समापन होता है तब कंपनी को वापस लोगों को पैसा चुकाना पड़ता है। तो उस समय कंपनी के पास ये 2 रुपए एक तरल वित्त की व्यवस्था करते हैं जो लोगों को या उनके लोगों के दायित्व चुकाने में कंपनी की सहायता करते हैं। तो कंपनी के हमने कितने अंश पूंजी के कितने प्रकार पढ़ लिए थे अपन ने? सबसे पहला था अथॉराइज्ड कैपिटल, उसके बाद 2 नंबर आया था निर्गमित यानी कि इश्यूड कैपिटल, उसके बाद आया था 3 नंबर सब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद 4 नंबर आया था सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल के बाद 5 नंबर आया था पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बाद क्या आया था कॉल्स इन एरियर, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस और उसके बाद रिजर्व कैपिटल। इस वीडियो को आराम से सुनना, आराम से इसको देखना, अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, आपका जो भी सुझाव हो, जो भी आपकी सलाह हो वो ज़रूर लिखना। गुड लक।